अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स का हमारा थर्ड लेक्चर है और हमने स्टार्ट लिया हुआ है एक्सेलरेटर के बारे में। हमने डिफरेंट एक्सेलरेटर को स्टार्ट किया है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेटर लिया था लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर को जब हमने स्टडी किया तो वहाँ पे हमें कुछ उसके एडवांटेजेस मिले कि वो हमारे पास ये मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटर के ज़रिए हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक डिसएडवांटेज भी आ गया था और वो हमारा डिसएडवांटेज था कि वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है कि उसमें जितने आप सिलेंडर बढ़ाते जाएंगे उतना ही उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा और उसे मैनेज करना मुश्किल है। सेकेंडली उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटर हम यूज़ करते हैं उसे ऑपरेट करने के लिए वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर हम लोग सेकेंड टाइप के ऊपर आ गए थे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में जब हमने स्टडी किया तो उसके हमने एडवांटेजेस देखे कि वो हमारे पास साइज़ में छोटा होता है, उसे ऑपरेट करना लैब के अंदर आसान है और उसके अंदर जो हम लोग ऑक्सीलेटर यूज़ करते हैं वो भी हमारे पास इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का नहीं है, हमें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे वो हमारे पास एडवांटेज थे। लेकिन फिर उसके भी साथ हमारे पास डिसएडवांटेजेस आए हैं। हमने देखा है कि वो हमारे पास ऐसा एक्सीलेटर है जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मीन इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रल पार्टिकल है उन्हें मतलब एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली उसके अंदर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन देखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में हमारे पास आया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, मैथ के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। अब जब मैथ हमारे पास वहाँ पे जो पार्टिकल है जैसे फ्री प्रोटॉन है तो उसका मैथ फिक्स रहेगा, मैथ हमारे पास चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैथ जब चेंज नहीं हो रहा तो इट मीन वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज हमारे पास एक्सेलरेटर है वो हमारे पास है सेंक्रो साइक्लोट्रॉन। अब सेंक्रो साइक्लोट्रॉन हमारे पास क्या है, इसमें ये क्यों आया? बेसिकली साइक्लोट्रॉन जो एक्सेलरेटर है ये उन चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं। मीन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट अगर कहीं पे आ जाता है तो उन चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो स्पीड ऑफ लाइट मीन उसके अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ गया है तो उन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए फिर हमें एक नए एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब सेकेंडली आपको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में ये भी पता है कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है तो उसका जो मैस होता है वो हर टाइम बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैस का हम रिलेशन पढ़ते हैं m=m0/1-v² कि जैसे जैसे आप लोग के वेलोसिटी बढ़ती जाएगी आपका जो मैस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी और मैस के इन्वर्स रिलेशन है तो फ्रीक्वेंसी हमारी हर टाइम कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा एक्सेलरेटर है जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास चेंज होगी और ये जो बेसिकली ये है कि ये उन पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हो या हम ये कहते हैं जिनके अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमारे पास आ जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल पे आते हैं तो इसके भी प्रिंसिपल वही साइक्लोट्रॉन की तरह है कि इसको मूव कराने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ कर रहे होंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ कर रहे होंगे और इसमें हमने देखेंगे कि हमारे जो चार्ज पार्टिकल है वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे और जब वो हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उनका मैस बढ़ेगा। लेकिन जब भी मैस बढ़ता है तो उसके कंपेरिजन में जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पर डिक्रीज होगी, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर आप लोग रिलेशन देखें तो मैस और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है। तो जब हमारे पास मैस बढ़ रहा होगा तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो रही होगी। अब हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें तो इसकी डायग्राम से हमारे पास कंस्ट्रक्शन समझ आ जाएगी। हमने जब साइक्लोट्रॉन को परफॉर्म किया था तो साइक्लोट्रॉन के अंदर हमने देखा था कि दो हमारे पास डी शेप सिलेंडर यूज़ हो रहे थे। अब दो डी शेप सिलेंडर के दरमियान जो गैप था तो चार्ज पार्टिकल क्या होता था कि उन दोनों डी शेप में मूव करते थे। जब D1 हमारे पास नेगेटिव होता था तो हमारे पास प्रोटॉन D1 की तरफ आ जाते और जैसे ही हमारे पास एक्सीलरेटर अपनी पोलैरिटी चेंज करता हमारे जो प्रोटॉन थे वो D2 की तरफ वापस चले जाते। लेकिन हमारे पास इस एक्सीलरेटर के अंदर सिर्फ हमें एक डी शेप एक्सीलरेटर की ज़रूरत है। एक हमें डी शेप एक्सीलरेटर चाहिए, साथ हमें क्रॉस मिल रहा है तो इसमें हमने एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमें एक ऑक्सीलेटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने के लिए एक बैटरी ज़रूरत है जो कि एक ऑक्सीलेटर के ज़रिए हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और ये ऐसा सिग्नल होगा जो हम लोग वेरी कर सकते हैं। मीन उसकी पोलैरिटी जो है वो टाइम टू टाइम हमारे पास चेंज होती रहेगी।
तो हमने यहाँ पे देखा हमें एक डी शेप सिलेंडर चाहिए, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, एक हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और एक हमें आयन सोर्स चाहिए। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो हमें एक सिंगल डी शेप सिलेंडर हमारे पास ज़रूरत है, एक हमारे मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, एक फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की ज़रूरत है और एक हमारे पास आयन सोर्स की। ये मेन पार्ट है। इसमें डिफरेंस सिर्फ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आया कि वहाँ पे आपको डी शेप चाहिए, 2 डी शेप चाहिए सिलेंडर होते हैं और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 डी शेप सिलेंडर चाहिए। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है मीन इसे बनाना चाहे मैन्युफैक्चर करना वो साइक्लोट्रॉन के मुकाबले में थोड़ा मतलब इजी है, क्योंकि 2D शेप को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा जबकि 1D को मैनेज करना इजीली हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन उससे ऑलमोस्ट उसकी सिमिलर है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस हमारे पास है कि वहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। इवन कि हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोट्रॉन एंड सेंक्रोसाइक्लोट्रॉन ऑक्सीलेटर। तो एक तो हमारे पास ये डिफरेंस है कि वो हमारे पास ऐसा ऑक्सीलेटर है जो लो स्पीड या लो वेलोसिटी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जबकि ये हमारे पास एक ऐसा ऑक्सीलेटर है जो ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड हाई है, जिनकी रिलेटिविस्टिक स्पीड है, उन पार्टिकल को भी एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंडली कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर वहाँ पे हमें 2D शेप सिलेंडर की ज़रूरत होती है, जबकि इसके अंदर हमें एक सिंगल डी शेप सिलेंडर की ज़रूरत होती है। तो ये हम लोग डिफरेंस में कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एडवांटेज हम देखेंगे और उसके एडवांटेजेस हैं, तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम लोग काम कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। तो वर्किंग हम डायग्राम से समझते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, वैसे ही है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें पता है कि हमारे जो चार्ज पार्टिकल है वो हर टाइम क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में ख़ुद को बेंड करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आपने याद रखना है कि आपके पास जो ऑक्सीलेटर हमारे पास है वो कैसे कनेक्ट है कि ऑक्सीलेटर का जो एक टर्मिनल है वो डी शेप सिलेंडर के साथ अटैच है, जबकि दूसरा उसका टर्मिनल है वो हमारे पास ग्राउंड किया गया। ग्राउंड करने का मतलब है कि वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंड हो गया। अब क्या होता है, जैसे हम आयन सोर्स से एक हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज मीन प्रोटॉन को ले लेते हैं, हमारे पास प्रोटॉन आया, हमारे पास ऑक्सीलेटर इस तरह एडजस्ट हुआ है कि हमारा D1 इस टाइम नेगेटिव है, तो हमारे जो पॉजिटिव प्रोटॉन है वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, डी शेप की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सिलेंडर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे सिलेंडर की तरफ आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर पाथ में ख़ुद को बेंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा कि हाफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारे पास साइकिल आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हमारे प्रोटॉन पे पॉजिटिव है तो रिपेल होंगे, तो हमारे पास इससे आउट जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ है कि दरमियान में गैप नहीं है जहाँ पे वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वही इफेक्ट जो फ्रिक्वेंसी वहाँ कांस्टेंट कर रहा था क्योंकि गैप उस चीज़ को एडजस्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो गैप जो है उससे हमारे पास फ्रीक्वेंसी को कम करने में हमारे पास यूज़ हो जाए। क्यों, हम जब भी हमारे पास ऑक्सीलेटर देंगे चार्ज पार्टिकल को क्या होगा, ऑक्सीलेट करेंगे, ऑक्सीलेट करने के बाद उसका हमारे पास वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैस कम होगा और मैस कम होने से फ्रीक्वेंसी मैस बढ़ जाएगा और मैस बढ़ने से फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होगी। तो इसमें क्या होगा कि सिंगल एक शेप के अंदर, एक डी शेप के अंदर कुछ टाइम वो स्टे किया करेगा और फिर वो क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे एक्सेलरेशन चेंज होगी वो अपना रेडियस चेंज करके मूव करेगा, लेकिन जैसे हमारे पास पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर हमारे पास आउट जाने की कोशिश करेगा। अगर मज़ीद मैथमेटिकल स्टेप पे आए वर्किंग में तो हमारे पास हाफ सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो वो होती है mv²/r। जबकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है चार्ज पार्टिकल पे तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला Q=VB। दोनों हमारे पास फोर्स है, जितने हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही वो सेमी सर्कुलर पाथ में बेंड होगा, मीन उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें mv²/r=QVB, v के साथ कैंसिल होगा तो mv/r=QB। अब हमारे पास v/r जो है ये हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के इक्वल होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे m=QB। तो जस्ट अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू निकाले तो वो होता है QB/m। अब इसी टर्म को हम लोग क्या करते हैं, c² के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और हमारे पास डिवाइड भी करवा देते हैं। तो c² के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, तो ये बन गया mc²। जो हमारे पास है, हमारे पास एनर्जी होती है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की E=mc² का, और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में इसी एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
और वो दो रिलेशन की इक्वल होती है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिस्टिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी m0c² प्लस t। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन पता होता है, ओमेगा इक्वल होता है 2πf का। तो अबाउ इक्वेशन भी ओमेगा की है, सेकंड लास्ट इक्वेशन भी ओमेगा की है, दोनों कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होगा, 2πf इक्वल टू QBc² इंटू m0c²। अब यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं, तो f इक्वल टू 1/2 की फॉर्म में है। अब इसके अंदर हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर हम लोग हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो करते हैं, ये जो टी है ये टेम्परेचर नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये यहाँ पे उसने रिप्रेजेंटेशन में टी लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली जो होती है ये काइनेटिक एनर्जी होती है। पहले अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो लें तो आप देख लें कि फ्रिक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो जब हमारे पास ये ज़ीरो होगा इट मीन उस टाइम फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी, इसलिए उस फ्रिक्वेंसी को हम कह रहे हैं एफ मैक्सिमम। तो हमारा ज़ीरो देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेकंड हम केस लेते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी, तो टी मैक्सिमम। अब इसमें से m0c² को हम कॉमन लें तो 1 प्लस टी मैक्सिमम के नीचे वो मल्टीप्लाई वहाँ हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है। अब QBc² और m0c² जो है ये बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की इक्वल है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मिनिमम फ्रिक्वेंसी डाउन में आ गया, 1 प्लस टी मैक्सिमम और m0c² दूसरी तरफ चला गया। ये 1 हमारे पास ऐड हो रहा था, दूसरी तरफ आके हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गया, और जब हम m0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी के साथ हमने एडजस्टमेंट कर ली कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी हमारे पास ऊपर कम है और नीचे मल्टीप्लाई वाली जो चीज़ होती है वो बढ़ती है, कि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास वो कम होती जाएगी, या जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उस टाइम हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मीन मोशन हमारे पास कम। तो हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, हमने शुरू में कहा है कि मैथ कम होता है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में मैथ और बढ़ होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। हर टाइम फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये देखो ना, फ्रिक्वेंसी डाउन में जितना कम हो जाएगी इसका प्रोडक्ट जो है उतना काइनेटिक एनर्जी इन्वर्स होने की वजह से बढ़ाएगा, और जितनी काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी हमारा पार्टिकल उतनी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, और हम इतनी इसे बढ़ा सकते हैं जितना हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी के रिलेशन फोकस कर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में हमने शुरू में डिस्कस किया कि मैस बढ़ने से फ्रिक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी हमारे पास बढ़ रही होगी हमारा पार्टिकल उतनी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, और हम इन पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट जितना मूव करवा सकते हैं, मीन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके एडवांटेजेस देखे तो सबसे पहले इसका ये एडवांटेज है कि इसमें हमारे पास चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट करवा सकते हैं। सेकंड, उसका शुरू मैंने आपको बताया कि इसमें एक सिंगल डी शेप हमारे पास सिलेंडर यूज़ होता है, तो डिज़ाइनिंग में ये थोड़ा हमारे पास ईजी होता है, सिंपल होता है। और लास्ट में हमारे पास इसमें जो एक्सीलरेटर हमें चाहिए होता है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम है, एक लो एक्सीलरेटर चाहिए होता है जिसे हमारे पास परचेज़ करना या मैनेज करना बड़ा ईजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ इसके डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ पे इसके डिसएडवांटेज भी है, और इसके डिसएडवांटेज ये है कि आउटपुट में जो हमारे पास बीम मिलती है उस पर करंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कम होता है, मीन हमारे पास तो एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाले फ्रिक्शन में हमारे पास करंट है वो हमारे पास बहुत मिनिमम है। तो ये हमारे पास था साइक्लोट्रॉन जो कि कंपैरिजन में आता है साइक्लोट्रॉन के। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो बेटा आप लोगों ने पूछ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।